नमस्कार पिथौरागढ़। मैं हूं आपका दोस्त आरजे सौरभ और आप सुन रहे हैं बुरांश वाली सुबह 88.4 एफएम पंचुल पल्स। साथियों, आज का शो थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि बात होगी उस जमी की जो हमारे देश की नींव है और उस किसान की जो बिना मंच के ही देश को रोज उगाता है। लेकिन साथ ही हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिनकी कलम खेती को दिशा देती है, जिनकी योजनाएं मिट्टी से सोना उगवाती है और जिनका सपना है पिथौरागढ़ का हर खेत बने जैविक समृद्ध और आत्मनिर्भर। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ़। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंचुल पल्स में। नमस्कार सौरभ जी, और मेरे सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी जानते हैं कि खेती हमारे जीवन का मूल आधार है। बिना अनाज के कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है और हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है मूल रूप से खेती पर ही निर्भर है। तो इसको देखते हुए निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं इस विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और विभाग के माध्यम से मैं किसानों को अपनी सेवाएं दे पा रहा हूं। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। जी सर, सबसे पहले जो है हमारे श्रोताओं को थोड़ा आप अपने बारे में कुछ परिचय दें। मेरा नाम अमरेंद्र चौधरी है और मैं पंतनगर विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक हूं। साथ ही साथ विगत 28-30 सालों से मैं सरकारी सेवा में हूं और वर्तमान में मैं पिथौरागढ़ के मुख्य कृषि अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं। और हमारा जो मेन मोटो है कि किस तरह से हम अपने किसानों को, खास तौर से पहाड़ की खेती, क्योंकि पहाड़ में पलायन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको देखते हुए हमारा मेन फोकस ये रहता है कि किस तरह से हम अपने किसानों की जो खेती है उसको लाभदायक बनाएं उनको, क्योंकि जब तक लाभ नहीं होगा तब तक किसान जो है खेती की ओर मुड़ेगा नहीं। तो हमारा प्रयास अभी ये है कि नई नई जो तकनीकें, नई विधाएं और नए जो हमारे जैसे जैविक है या और भी जो तौर तरीके हैं जिनके माध्यम से हम किसानों की जो फसलें हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ा के, उनके अच्छे मूल दिलवा के और हम किसानों को लाभ दिलवा पाएं। वर्तमान में किसानों के लिए जो है आपका विभाग क्या क्या योजनाएं लेकर के आया है पिथौरागढ़ में? किसानों के लिए हम लोग मिट्टी से लेके, चाहे वो मिट्टी की जांच हो, मिट्टी से लेके और हम उनको बीज, खाद, दवाई, यंत्र, साथ ही साथ जो है इनको कैसे जैविक की खेती करनी है, जैविक की मार्केटिंग कैसे करनी है, यानी कि मिट्टी से लेके और हम विपणन, बाजार तक की सारी व्यवस्थाएं जो है हम किसानों के लिए करते हैं विभिन्न विभिन्न योजनाओं से। जी सर, आज पिथौरागढ़ के किसानों के सामने क्या सबसे बड़ी चुनौतियां हैं और उसे दूर करने के लिए आपका विभाग किस तरीके से कार्य कर रहा है? सौरभ जी, जैसा कि आपने कहा कि चुनौतियां तो बहुत हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर पलायन बहुत ज़्यादा तेज़ी से है, खासतौर से उत्तराखंड के जो जितने भी ज़िले हैं पर्वतीय जी। और पलायन का जो मुख्य कारण जो मुझे समझ में आता है कि वो है, सबसे बड़ा कारण है हमारा जो जंगली जानवरों वाला नुकसान। यदि किसी अपनी मेहनत करके और उसने फसल बोई और जब काटने का टाइम आया और येन केन प्रकरण अगर उसकी फसल नष्ट हो जाए तो कितना कष्ट होता है, इसको मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो इसमें कारण समझ में आता है कि थोड़ा सा जो सिंचाई का जो की व्यवस्था है हमारी जो है, लगभग जो पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग हमारा 90-92% जो है एरिया जो है असिंचित है। तो ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो खेती करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि रेनफेड में बहुत ज़्यादा इकोनॉमी आती नहीं। तो इसलिए ये चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं और यही कारण भी है कि लोग जो है खेती से विमुख हो रहे हैं और पलायन का भी यही बड़ा कारण है। जी सर। और बदलते समय और बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए कृषि के आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास के लिए जो है आपका विभाग कैसे प्रयास कर रहा है? हम लोग निरंतर इस प्रयास में हैं कि बदलती परिस्थितियों में किसानों को किस तरह से हम तकनीकी रूप से सक्षम करें और तकनीकी जानकारी मुहैया कराएं, किस तरह से उनको अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाना है, क्योंकि जो उत्पाद है अगर हम उस गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि अपनी जो विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से उनके उत्पाद, न केवल उत्पादन बढ़े बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता भी बढ़े, जिससे कि बाजार में उसकी अच्छी कीमत प्राप्त हो सके। जी। और सर, क्वालिटी कंट्रोल की आप बात करते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए क्वालिटी को कैसे विभाग इसमें काम करता है? क्वालिटी कंट्रोल के दृष्टिगत जो हमारा जो रोल है वो हमारी जो विभिन्न जैविक योजनाएं हैं, इन जैविक योजनाओं में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो है केमिकल पड़ने से न केवल हमारे खेती को नुकसान हो रहा है बल्कि जो अनाज पैदा हो रहा है वो भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। और लोग जैविक जो हमारे उत्पाद हैं उनकी ओर बहुत अग्रसर हैं और बहुत हाई
हाई प्राइस देने को तैयार है। तो हम लोग भी यही प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खेती बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक होने से ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन नहीं मिल जाता है। तो जब तक आपके पास ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन नहीं होगा, आप दावे के साथ न कह पाएं कि ये हमारा प्रोडक्ट जो है 100% ऑर्गेनिक है, और जो खरीदार है जब वो इस बात को एश्योर ना हो सके कि जो वो खरीद रहा है, जो वो खा रहा है, वास्तव में वो ऑर्गेनिक है, तब तक जो है यहाँ के जो उत्पाद हैं उनको जो है बाजार उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए विभाग 2-3 योजनाएं हम लोग चला रहे हैं। एक तो है हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना, दूसरी है प्राकृतिक खेती, और तीसरी है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैविक। तो ये तीनों योजनाएं अपने अलग अलग सिद्धांतों पर काम करती हैं, और लेकिन अल्टीमेट गोल तीनों योजनाओं का यही है, किसानों की खेती को जैविक में परिवर्तित करना, किसानों को जैविक प्रमाणीकरण दिलवाना, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिलवाना जहां पर किसान जाके अब दावे के साथ कह सके कि हमारा उत्पाद जैविक है, और जो खरीदार है वो भी गारंटी के साथ उत्पाद को ले सके, और वो चेक कर सके कि वास्तव में ये जैविक है कि नहीं, और किस किसान ने पैदा किया और कहां पर पैदा। बिल्कुल, ये होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अभी केमिकल भरी चीज़ें और ख़राब क्वालिटी वाली चीज़ें मार्केट में काफ़ी बिक रही हैं, काफ़ी उनका प्रचार हो रहा है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि किसानों के लिए एक ये चुनौती है कि पानी की बहुत कमी है पहाड़ों में, जिस वजह से माइग्रेशन भी बढ़ रहा है। तो अभी तो वर्षा काल है, पानी की उतनी कमी नहीं है, लेकिन जब पानी की कमी होती है तो उस वक्त के लिए किसानों के लिए क्या कोई योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं? भारत सरकार के द्वारा इस तरफ कदम बढ़ाया गया है, और एक हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसमें संचालित है। और इस योजना के तहत चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे लघु सिंचाई विभाग हो, उद्यान विभाग हो, कृषि विभाग हो, सब लोग मिलके इसमें काम करते हैं। यद्यपि सबके अपने अपने रोल अलग हैं। अगर सिंचाई विभाग है तो बड़ी नहरें बनाएगा, लघु सिंचाई है तो छोटी नहरें बनाएगा, कृषि विभाग है तो हम लोग क्या करते हैं कि वाटर कंजर्वेशन की दृष्टि से अगर कहीं पर किसानों को जरूरत है, स्रोत का पानी उपलब्ध है, तो वहाँ तालाब बनाते हैं, और कहीं पर अगर गदेरे में पानी है तो वहाँ पर हम एक चेक डैम बना देते हैं, जिससे पानी रुकता है, मिट्टी का कटाव कम होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जमीन की बढ़ती है। तो ये सारे प्रयास हम करते हैं। साथ ही साथ हम लोग माइक्रो इरिगेशन पर बहुत फोकस किए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पानी थोड़ा है और उसको किस तरह से जुडिशियस यूज हो सके, इसके लिए हम लोग माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से, चाहे वो स्प्रिंकलर हो, चाहे मिनी स्प्रिंकलर हो या ड्रिप हो, तो इसमें कृषि विभाग और उद्यान विभाग दोनों ही काम करते हैं। बिल्कुल, ये प्रयास काफ़ी खूबसूरत है सर, क्योंकि पहाड़ों में चुनौतियों को पार करने के लिए इस तरीके की ही प्रयास किए जा सकते हैं, जिससे कि पानी की चुनौतियां पार हो जाएं। और सर, पिथौरागढ़ में जैविक खेती को लेकर किसानों का क्या रुझान है और विभाग इसे किस तरीके से प्रमोट कर रहा है? जैविक खेती की तरफ जो विभागीय स्कीमें हैं, जो अभी मैंने पहले बताई थी, इन तीनों के माध्यम से हम एक क्लस्टर बनाते हैं, और किसानों का हम पंजीकरण करते हैं, उनको हैंड होल्डिंग यानी उनको ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से आपको खेती करनी है। साथ ही साथ उनका हम लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं, उनका रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं, और उनका जो डाटा है वो भारत सरकार का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का पोर्टल है, हम उस पर फीड करते हैं। जो एक्टिविटी, जो इनपुट उन्होंने डाले हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ फीड होती हैं। और हमारी जो 2 स्कीमें हैं उनमें जो है इंटरनल इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिससे कि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। साथ ही साथ चूंकि पोर्टल पर उसकी जानकारी होगी, हर किसान को एक नंबर मिलता है, और जिसको वो अपने जो प्रोडक्ट है उस पर लगा के वो अपनी मार्केटिंग कर सकता है। और उस नंबर को अगर कोई भी जो खरीदार है अगर उसको सर्च करे तो उसको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये प्रोडक्ट किसके द्वारा पैदा किया गया, कहाँ पैदा किया गया, उन्होंने कौन कौन से इसमें निवेश जो है इसके उत्पादन में डाले हैं। तो ये सारी जानकारी मिल जाएगी। इससे जो है लोगों में विश्वास बढ़ेगा हमारे उत्पादों के प्रति, और हम जो है किसानों को अच्छा मूल्य दिलवाने में सक्षम हो पाएंगे। और सर, जैविक खेती किस लिए ज़रूरी है, क्यों किसानों को इस तरफ का रुख करना चाहिए? क्या इस बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ी जानकारी आप दे पाएंगे? देखिए, आजकल आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत सारी बीमारियां आ जा रही हैं, और जबकि पुराने समय में जब हम लोग मोटा अनाज खाते थे और बहुत लंबे समय तक हमारे जो बुजुर्ग हैं वो जीवित रहते थे, स्वस्थ रहते थे, आजकल ये समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पंजाब में आप जानते हैं कि वहाँ से एक ट्रेन चलती है, वो कैंसर एक्सप्रेस के नाम से ही चलती है। तो ये सारा जो देन है, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो हम केमिकल प्रयोग कर रहे हैं अपने खेतों में, रसायनों का मतलब अतिरिक्त मतलब जो मात्रा में
जो प्रयोग कर रहे हैं इसकी वजह से है। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बनाएं, क्योंकि अगर हमारा खान पान ही ठीक नहीं होगा, अगर हमने कोई केमिकल यूज किया मान लीजिए और वो हमने खेत में डाला, खेत से पौधे में गया, पौधे से दाने में आया और दाना फिर हमने खाया, तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में उसका अंश आएगा। क्योंकि बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं कि जिनको पूरी तरह से समाप्त होने में 2-2, 3-3 महीने तक लग जाते हैं और किसानों को बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। वो अनजाने में अपनी फसलों को बचाने के लिए इस तरह के खतरनाक रसायनों का प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि किसानों को एक तो अवेयर करें कि किस स्टेज में कौन सा रसायन डालना है, आप कितनी मात्रा में डालना है, कितने उर्वरक डालने हैं, और पूरा प्रयास ये रहता है कि रसायनों के बजाय ऐसे तरीकों को अपनाया जाए जिससे कि हम जैविक तरीके से अपने कीट बीमारियों का नियंत्रण कर सके, चाहे पंचगव्य हो, चाहे घटपर्णी हो, 10पर्णी हो। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। हमारा एक जैविक में प्रोम आता है जो फास्फेट रिच होता है, वो पूरी तरह से जैविक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं हम इनको बढ़ावा दे रहे हैं धीरे धीरे, और किसानों को हम अनुदान पर इन सारी चीजों को उपलब्ध करा रहे हैं जिससे किसान इनको अपनाएं और जैविक खेती ही करें, रासायनिक खेती ना करें। बिल्कुल सर। और हमारे पहाड़ों में सर महिला किसानों की क्या भूमिका है खेती को लेकर, और पुरुष और महिलाओं में किनकी मात्रा ज़्यादा है खेती करने को लेकर के? पर्वतीय खेती का जो मूल आधार है वो महिलाओं पर ही टिका हुआ है जी। और महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा इस क्षेत्र में काम करती है। मेरा अपना अनुमान है कि लगभग 70% महिलाएं ही खेती को हमारी करती हैं। तो इसी को देखते हुए हम लोग भी इस तरह की पॉलिसी में अपने चेंज करते हैं जिससे महिलाओं को हम और ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकें। जैसे कि आप मानेंगे कि अगर जुताई करनी है, पहले क्या होता था, हल से जुताई होती थी। बिल्कुल। और उसमें जो है महिलाओं को भी जैसे निराई गुड़ाई में बहुत सारे उसमें बहुत ज़्यादा श्रम लगता था। पशु भी महिलाओं के ऊपर भी निर्भर है, उनके चारे की व्यवस्था है, सारी चीज़ें, चाहे लकड़ी लाना है, सारी चीज़ें सब महिलाओं पर निर्भर है। हम लोग ऐसे यंत्र अपने किसानों को अनुदान पर दे रहे हैं जिससे उनका श्रम भार जो है तो वो कम हो रहा है, काम में समय कम जल्दी हो जा रहा है, समय कम लग रहा है। इससे क्या होता है कि एक तो समय पर काम हो जाता है खेती का, क्योंकि खेती टाइम बाउंड प्रोग्राम है। दूसरा, जो महिलाओं को समय मिलता है तो उससे महिलाएं अपने जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए कुछ और भी कर पाती हैं, क्योंकि खेती ऐसा पहाड़ी खेती जो है बहुत सब्सटेंशियल फार्मिंग है, छोटी छोटी जोत है हमारी। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ खेती से ही हमारे किसानों का काम चलेगा। तो हम लोग इस पर भी प्रयास करते हैं कि किसान अपने प्रक्षेत्र पर कई सारे उद्यम लगा के, जैसे कि आप वो मुर्गी पालन भी कर ले, मत्स्य पालन कर ले, पशुपालन कर ले। अगर उसके पास 2 गाय होंगे तो निश्चित रूप से वो स्वयं के लिए भी दूध पैदा कर पाएगा और बाजार के लिए भी कर लेगा, जिससे उसको कुछ आमदनी हो जाएगी। मधुमक्खी पालन है, जो गर्म इलाके हैं वहाँ पर रेशम कीट पालन बहुत अच्छा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सब हम लोग जो जितना भी हमारे रेखी विभाग हैं, सभी लोग इस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि किसान खेती के साथ साथ अन्य उद्यम भी अपना के अपना जीवन स्तर सुधार सके। बिल्कुल सर। जैसा कि यहाँ पहाड़ी इलाका है, काफ़ी दूर दराज इलाकों में किसान रहते हैं, उनको वहाँ से अपनी फसल मार्केट तक लाने में, एक सही जगह पहुँचाने में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो उन चुनौतियों को दूर करने के लिए विभाग किस तरीके से कार्य कर रहा है? इस क्षेत्र में थोड़ा सा अभी हम लोग पीछे हैं, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्रों की जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो मार्केटेबल सरप्लस होता है, यानी कि बिक्री योग्य उत्पाद, उसकी मात्रा बहुत कम होती है। अच्छा। अब अगर बिक्री योग्य उत्पाद कम है तो निश्चित रूप से कोई व्यापारी आपके गांव तक तो नहीं जाएगा लेने के लिए, अगर वो 1 कुंटल 2 कुंटल के लिए तो नहीं जाएगा। तो हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो किसानों के समूह बनाए, FPO बनाए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, सब लोग मिलकर अपने प्रोड्यूस को इकट्ठा करें और फिर जो हमारा FPO है वो फिर मार्केटिंग का काम करे। तो इससे कुछ हद तक तो समस्या का निदान हो जाता है, लेकिन हम पूरी तरह से इसका निदान कर पाए ऐसा अभी तक तो संभव नहीं हुआ है जी। और सर, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ का जो युवा है वो खेती से दूर भागता जा रहा है। उनको पास लाने के लिए, उनको वापस खेती की ओर रुख करने के लिए विभाग कैसे काम कर रहा है? युवाओं के दृष्टिगत हम लोग जो है ऐसी चीज़ों को हम नई नई तकनीकों को, नई नई विधियों को हम इस तरह के इंट्रोड्यूस करते हैं खेती में, जिससे कि वो उन तकनीकों को अपनाकर कम एरिया में, कम मेहनत में ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा मुनाफा कमा सके। जैसा कि हम कह सकते हैं कि पॉली हाउस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, या जो हमारी जो है कीवी है, सेब है, ये जो फसलें हैं इनको हम बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी फसलें हैं जिनमें स्कोप
बहुत। और इसका अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सेचुरेशन हो गया है। आप देख रहे होंगे कीवी आज जो हमारे यहाँ पिथौरागढ़ में एक अभियान के रूप में चल रहा है, और कीवी जो है किसानों के खेत से 200 रुपये 250 रुपये किलो तक बिक जा रही है। और बहुत अच्छा रेट मिल रहा है किसानों ये को। काफ़ी अच्छी बात तो है। इसके साथ साथ हम लोग अभी जो है मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट पर हम काम करेंगे तो उससे ऑयल निकालेंगे, तो ऑयल अगर एक बॉटल भी होगा तो वो 1 लाख का हो, तो इसको मार्केटिंग करने में कहीं दिक्कत नहीं है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हम इस तरह के जो प्रयास कर रहे हैं कि जिससे युवा आगे आए, इन चीज़ों को अपनाएं। गुलाब की खेती भी इसी में शामिल है। जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो अभी एक बद्री बेरी अमेज करके होता है, उसको भी प्रमोट करने की बात हो रही है। तो ये बहुत सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और निश्चित रूप से अगर युवा इसमें आगे आए तो अपने करियर के रूप में भी इसको अपना सकते हैं और बहुत ज़्यादा लाभ इसमें कमा सकते हैं। बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ कि युवा इस तरफ का रुख करें, क्योंकि माइग्रेशन भी इससे जो है पहाड़ में एक हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि उनको रोजगार पिथौरागढ़ में पहाड़ में ही रह के मिल जाएगा। और सर, मिट्टी की टेस्टिंग और हेल्थ कार्ड किसानों को कितनी सहायता दे रहा है, और क्या ये सुविधा सबको मिल पा रही है पहाड़ों में? मिट्टी की जांच के लिए हमारे विभाग के द्वारा जो हमारा बेड़ ब्लॉक है वहाँ पर एक लैब स्टेब्लिश की गई है, और हम लोग प्रत्येक वर्ष लगभग 8 से 10 हज़ार सैंपल हम लोग इकट्ठा करते हैं भिन्न भिन्न किसानों से, और उनकी यहाँ पर माइक्रो और माइक्रो दोनों तरह की हम न्यूट्रिएंट्स की जांच करते हैं, और साथ ही साथ उसका पीएच, उसकी फिजिकल कंडीशन, इन सब की जांच करते हैं। और इसके आधार पर हम एक सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार करते हैं, जिसमें उस क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलें और उनके लिए क्या क्या रिकमेंडेशन है, मिट्टी में क्या उपलब्धता है, इसके आधार पर हम उस किसान के लिए एक रिकमेंडेशन देते हैं, जिसका यूज करते हुए वो अपनी फसलों का अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल सर। और सर, क्या आपके पास कोई आंकड़े हैं कि पिछले 5 वर्षों में किसानों की आमदनी में कुछ मुनाफा हुआ हो? इस तरह के आंकड़े इकट्ठा कर पाना ये बहुत टफ काम है। हम लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन हमको सफलता इसलिए नहीं मिल पाई कि क्योंकि किसान मतलब सही डाटा जो दे नहीं पाता है, क्योंकि डाटा का रख रखाव भी अपने आप में एक कला है। हाँ। तो इस तरह के आंकड़े तो नहीं मिल पाए, लेकिन कुछ जरूर हम कह सकते हैं कि कुछ किसानों ने जिन्होंने नई नई तकनीकें अपनाई, और तो उनकी आमदनी में 2 गुना 3 गुना तक का इजाफा हुआ है। और खास तौर से जो हमारा जिला है इस समय मत्स्य पालन के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है। तो मत्स्य पालन और हमारा जो आईटीबीपी है, उनको सप्लाई भी हो रही है। ट्राउट मछली है, या हमारा जो मुर्गी है, बकरी है, और इसी तरीके से अभी बात चल रही है कि अभी जो डेयरी के हमारे उत्पाद हैं वो भी दें। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें कौन पैदा करता है? किसान ही पैदा करता है। तो जब हमारी मांग बढ़ेगी, हमको अच्छी कीमत मिलेगी, तो ही किसान प्रोत्साहित होंगे कि वो अधिक से अधिक उत्पादन करें। बिल्कुल सर। जैसे कि अभी डिजिटल का ज़माना है, तो क्या किसान मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी जानकारी ले पा रहे हैं? विभाग डिजिटल परिवर्तन के लिए क्या सुविधाएं किसानों तक पहुंचा पा रहा है? विभाग का अपना एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जिस पर हम समय समय पर होने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी हम लोगों को देते रहते हैं। साथ ही साथ हम किसानों के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी हम उनको जानकारी देते रहते हैं। विभिन्न गोष्ठी के माध्यम हम समय समय पर किसानों के खेतों में जाकर और गाँव में जाकर उनसे मिलते हैं, गोष्ठियाँ करते हैं, जो नई तकनीकी हैं उनकी जानकारी देते हैं। विभिन्न तरह के हमारे प्रदर्शन होते हैं, हम किसानों के फील्ड पर उसको लगवाते हैं। साथ ही साथ अभी जो हमारा सब्सिडी का जो अमाउंट है, अभी तक हम लोग डीबीटी के माध्यम से देते थे, अब हम इसको और सरलीकृत कर रहे हैं। अब हम ई-रूपी की तरफ जा रहे हैं। ई-रूपी एक ऐसी व्यवस्था होगी कि हमको जिस किसान को सब्सिडी देना होगा, हम उसको एक कार्ड दे देंगे, एक नंबर दे देंगे, और उस नंबर का प्रयोग करते हुए वो उस पैसे को सीधे अपने खाते में डाल सकेगा। तो हम इस पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारा ई-नैम है, यद्यपि ई-नैम बहुत ज़्यादा पहाड़ों पर अभी प्रचलित नहीं है, क्योंकि उसमें जो हमारी क्वांटिटी है वो थोड़ा सा हमारी कम है, तो इसलिए यद्यपि है प्रयास, लेकिन अभी हम उतना सफल नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही साथ जो है जो हमारे एफपीओज हैं, उनको भी हम विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, जैसे ओएनडीसी प्लेटफॉर्म है या और भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अपना मार्केटिंग का कार्य करते हैं, उन पर भी हम उनका पंजीकरण करा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन माध्यमों से भी उनके उत्पादों की बिक्री करा सकें। बिल्कुल सर, इस तरीके के डिजिटल परिवर्तन हमारे पहाड़ के किसानों की भलाई के लिए होने चाहिए। और मेरा अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि पिथौरागढ़ के कृषि अधिकारी होने के नाते आप यहाँ के युवाओं को, यहाँ के किसानों को एफएम पंचुल पल्स के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ
कि आने वाला समय खेती का ही समय है, क्योंकि कुछ भी हो जाए लेकिन आपको भोजन तो चाहिए चाहिए। बिल्कुल। और धीरे धीरे हमारी जो खान पान की जो क्वालिटी है वो भी सुधर रही है। क्वालिटी का तात्पर्य इससे है कि हम लोग पुनः ऐसे अनाजों की तरफ मुड़ रहे हैं जो मोटे अनाज हैं, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम फल सब्जियों पर बहुत अब फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर युवा इस क्षेत्र में आए, चाहे वो सब्जी उत्पादन है या हमारा मोटा अनाज जैसे कि हमारा मंडुआ है, झंगोरा है, इनका उत्पादन है, और साथ ही साथ जो है जो फलोत्पादन में है, हमारा कीवी है, सेब है, परसिमन पर भी हम काम कर रहे हैं, साथ ही अभी हम एवोकाडो पर भी काम कर रहे हैं इस साल से। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, हमने जो है पाइनएप्पल पर काम किया है, हम सभी में स्कोप देख रहे हैं। तो अगर युवा इस तरह की तकनीकों को अपनाए और पॉली हाउस इत्यादि के माध्यम से जो है इंटेंसिव फार्मिंग करें, और तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा, और जब लाभ होगा तो अन्य लोग भी उनके साथ जुड़ेंगे और सभी को लाभ होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एफएम पंचकुला पल्स में आकर के इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं और किसान भाइयों के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद सौरभ जी।